हेलो, नमस्ते जी। फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी। दीदी संध्या परेशान कर रही है। सेल फोन पर कांति की पुकार, फिर वही राग। तुम जब से मुंबई आई हो मैं तुम्हारे झगड़े ही निपटा रही हूँ। सीए कर रही जया ऑफिस के लिए निकल रही थी, इसलिए छोटी बहन कांति के फोन पर खिंच गई। दरअसल देर हो जाए तो बॉस चार्टर्ड आर्टिकलशिप कर रही है, अनुशासन पर लेक्चर देना शुरू कर देते थे। दीदी तुम जानती हो ना कि वह विचित्र लड़की है, फिर भी मुझ पर इल्जाम। कहती है बुला लो अपने दीदी भैया सबको। रुद्र स्वर में कांति बोली, अचानक इस लड़की को क्या हो गया? मुझे कितना मानती थी। अच्छा रो मत, मैं ऑफिस जा रही हूँ, लौटते हुए तुम्हारे पास आऊंगी। इतना कह स्कूटी स्टार्ट कर जया ऑफिस के लिए निकल गई। कांति को मुंबई विद्यापीठ में एमबीबीएस में प्रवेश मिल गया तो मम्मी पापा संतुष्ट हो गए कि जया भी अब मुंबई में ही रहेगी और इस कारण कांति को आसानी होगी। कांति का पहला साल ठीक बीता। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को छात्रावास में रहना होता है, द्वितीय वर्ष से अपने रहने की अलग व्यवस्था करनी होती है। जया दो अन्य लड़कियों के साथ अपने ऑफिस के पास रहती है। वहां से कांति का संस्थान 20 किलोमीटर दूर है। रोज यह दूरी तय करना असुविधाजनक था, इसलिए कांति जया के साथ न रहकर संध्या के साथ मकान शेयर कर विद्यापीठ के समीप रहने लगी। शुरुआती दिनों में सामंजस्य बना रहा। दीदी मेरे तो ऐसे मूवी, रेस्टोरेंट, ऑटो, कॉस्मेटिक्स सबका पेमेंट संध्या करती है, मुझे बिल्कुल खर्च नहीं करने देती। अभी एक दिन मैंने इसके एटीएम का बैलेंस देखा, इसके अकाउंट में 1 लाख रुपए थे। अमीर बाप की औलाद लगती है। लाइट ऑन रखती है कि देर रात पढ़ना है, सहपाठियों को घर बुला लेती है कि हंगामा करना है। देर रात घर लौटती और कांति को दरवाजा खोलना पड़ता। इधर उसने एक लंबे बाल और दाढ़ी वाले लड़के से नजदीकी बढ़ा ली, जो अक्सर आ धमकता। मकान मालकिन आपत्ति करती पर संध्या को कोई फर्क न पड़ता और कांति ने कहा, संध्या तेवर बिगाड़ लेती, उनका पैसा तुम्हें जलन होती है क्योंकि मेरा अकाउंट रिच रहता है। सुनो, मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने के बाद पैसा मेरा हो जाता है, इसलिए उड़ाती हूँ, तुम्हें मतलब? जो जी चाहे करो, कांति टाल देती है। अब टालना कठिन था। जया ऑफिस से लौटते हुए कांति से मिलने घर गई। संध्या ने वह उत्साह नहीं दिखाया जो उसके आने पर दिखाती थी। औपचारिक बातों के बाद जया मुद्दे पर आई, संध्या तुम दोनों में तो अच्छी एडजस्टमेंट थी, फिर अब क्या हो गया? संध्या नहीं चौकी, मानो जानती हो जया यही कुछ कहेगी। दीदी प्रॉब्लम मुझे नहीं कांति को है। प्रॉब्लम? यह ठीक से पढ़ नहीं पाती, जबकि मेडिकल पास करना सरल नहीं है। इसे मेरे तौर तरीके पसंद नहीं है, तो अलग हो जाए। संध्या ने इतना स्पष्ट कहा कि जया चौंक गई। सोच लिया है, सोचना कांति को है। अकेली रहोगी? तुम्हारे पेरेंट्स पसंद करेंगे कि तुम अकेली रहो। वे क्या पसंद करते हैं क्या नहीं मैं परवाह नहीं करती। ठीक है, कांति कुछ दिन मेरे साथ रहेगी, इस बीच तुम दोनों को सोचने का समय मिल जाएगा। फिर भी बात नहीं बनती तो देखते हैं। कांति मानो जरूरी सामान बांधे बैठी थी। बात नहीं बनेगी दीदी। संध्या, इस मकान का डिपॉजिट 20,000 हम दोनों ने मिलकर दिया था। मैं मकान छोड़ रही हूँ, तुम मुझे 10,000 दे दो, फिर तुम साथ में जिसे रखोगी उसे रख लेना। जया से बात करते हुए संध्या फिर भी कुछ नम्रता दिखा रही थी। कांति की बात पर हिंसक हो गई। डिपॉजिट मोटल्ली? मकान मालकिन से मांगो, वह तो तब देगी जब तुम मकान छोड़ोगी। तो जाओ मुझे मरवाने के लिए किसी को सुपारी दे दो, मकान खाली हो जाएगा, तुम डिपॉजिट ले लेना, मेरे हिस्से का भी। अंतिम वाक्य उसने जोर देकर पूरा किया। तो तुम
कांति ने बात को संभालते हुए कहा, कांति चुप रहो ना, पैसे भागे नहीं जा रहे हैं, संध्या को कुछ सोचने का वक्त दो। जया कांति को अपने फ्लैट में ले आई। 20 किलोमीटर आने जाने में कांति त्रस्त हो जाती, अक्सर क्लास मिस हो जाती। जया का मकान मालिक कांति को रहने नहीं दे रहा था कि 3 लड़कियों की बात हुई थी तो 4 कैसे। विद्यापीठ के समीप फिलहाल मकान खाली नहीं थे, जो थे उनका डिपॉजिट और किराया कांति अकेले देने में सक्षम नहीं थी। जया ने समाधान निकालना चाहा। कांति तुम्हारे पास संध्या के घर का नंबर है, मैं उनके पेरेंट्स से बात करूं, वे उसे समझाएंगे। मेरे पास नंबर नहीं है, वैसे वो उनके समझाने पर नहीं समझेगी, अपने पेरेंट्स से भी ठीक से व्यवहार नहीं करती है, उनके पास जाना नहीं चाहती, कहती है एग्जाम होते ही तुम लोग घर भागती हो, जबकि मेरा जी करता है यहीं रहकर आवारागर्दी करूं, पैसे उड़ाऊं। कहती है कि वह मम्मी पापा से एक कॉल में पैसे निकलवा सकती है। विचित्र बात है कांति, तुम्हें यह लड़की मानसिक रूप से परेशान नहीं लगती? डायन लगती है, कितना सताया है उसने। मैं तो 10,000 रुपए लेकर ही रहूंगी। हाँ, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इतने पैसे छोड़ दिए जाए, उसे विश्वास में लेना होगा। ऐठ दिखाने से पैसे नहीं मिलेंगे। मुझसे फिर भी ठीक से बात करती है, तुम्हारी तो सूरत देखकर भड़क जाती है। मैं कभी अकेले जाकर बात करूंगी, शायद दे दे। जया अकेले गई। संध्या एक अलग भाव से मिली, लगता था रोई है और रोना छिपाना चाहती है। कैसी हो संध्या? गर्दन को थोड़ा सा हिलाकर उसने अपने ठीक होने का भाव व्यक्त किया। कमरे का क्या हाल बना रखा है? संध्या ने अपरिचित नजर बेड पर डाली, फिर चादर ठीक की। बैठिए दीदी। संध्या, तुम अकेली रह रही हो? मुझे चिंता होती है, तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं होती? वे तो खुद अकेले। नहीं, कुछ नहीं। जया ने देखा संध्या कुछ कहते हुए थम गई है। उसका दिल भर आया। वह कुछ देर संध्या के उतरे हुए चेहरे को परखती रही, फिर नरमाई से बोली, मुझे लगता है तुम कुछ परेशान हो। तुमने मुझे दीदी कहा, बता देने से मन हल्का हो जाता है। मुझ पर भरोसा करो। संध्या ने ठहरी नजर से जया को देखा। उसका कांति से तालमेल नहीं बैठ रहा था, पर जया का लिहाज करना उसने शायद नहीं छोड़ा था। भरोसा मैं किसी पर नहीं करती, पेरेंट्स पर भी नहीं, पर हाँ, आपको दीदी कहा है इसलिए बता देती हूँ। मेरे पेरेंट्स डिवोर्सी तलाकशुदा है। मैं सचमुच परेशान हूँ। ओह दीदी, मेरा सच जानने पर लोग इसी तरह अफसोस से ओह करते हैं, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताती। मैं औरों से अलग हूँ। तुम सामान्य लड़की हो। नहीं हूँ, जानती है। जब कांति आपसे या अपने पेरेंट्स से बहुत खुश होकर बड़े प्यार से फोन पर बात करती है, तब मुझे लगता है मैं उसका सिर फोड़ दूं कि यह सुखी क्यों है। जी चाहता है मेज उलट दूं कि मैं ऐसी सुखी क्यों नहीं। बस मैं उसे सताने लगती हूँ। मैं परेशान हूँ तो वो भी परेशान रहे। कांति के बिना तुम सुखी हो। एक सुखी लड़की मेरे सामने नहीं है, यह एहसास मुझे सुख देता है। संध्या, मुझे लगता है इस तरह तुम खुद को कॉम्प्लिकेटेड बना लोगी। अभी तुम्हें अड़चने हैं, आगे शादीशुदा जीवन में भी आ सकती है। तुम खुद को बदलो। संध्या का बोझिल स्वर शुष्क हो गया। वह तन गई। मुझे शादी से नफरत है। मेरे पेरेंट्स की लव मैरिज थी, दोनों डॉक्टर हैं, और अब हाल देखिए। मुझे लगता है शादी एक जुए की तरह है, जिसमें पति पत्नी ही नहीं बच्चे भी छल जाते हैं। मैं शादी नहीं करूंगी। रोका हुआ रुदन फूट पड़ा। चीख चिल्लाकर उपद्रव करने वाली तेज स्वभाव की यह लड़की रो सकती है, जया ने नहीं सोचा था। उसका रोना अस्वाभाविक बल्कि पाखंड की तरह लग रहा था। जया को लग रहा था इस वक्त पैसे की बात करना क्रूरता होगी। जया आक्रांता सी बैठी रही, समझ नहीं पा रही थी कैसे उसे सांत्वना दे। उसने उसे रोने दिया। कुछ देर बाद बोली, तुम परेशान हो?
मैं सचमुच परेशान हूँ। अभी तक मैं सहती रही, पर अब मुझे फैसला लेना है कि मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ। नाबालिग होने तक मैं मम्मी की कस्टडी में रहती थी और नियम के अनुसार पापा से मिलने जाती थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और जहाँ चाहे रहने के लिए स्वतंत्र हूँ। तो कभी मम्मी के घर में रहती हूँ तो कभी पापा के। मेरा पापा के घर में रहना मम्मी पसंद नहीं करती। वे मुझ पर दबाव बना रही है कि मैं पापा से संबंध न रखूं। मैं पापा के घर में रहती हूँ तो वो निराश होने लगती है। अब तो साफ कह दिया है कि मैं या तो पापा को चुनूं या उन्हें। दीदी, ये डिवोर्सी हम बच्चों से क्यों नहीं पूछते कि हम क्या चाहते हैं? मैं तो दोनों से मिलकर बनी हूँ, फिर किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? मैं जब घर आती हूँ कभी मम्मी के साथ रहती हूँ, कभी पापा के साथ। दो हिस्सों में बट कर रहना कठिन है, फिर भी ठीक से चल रहा था। अब जी फैसला करना है। मैं परेशान हूँ, मेरे लिए यह बहुत बड़ा फैसला होगा। तो इसका रोना पाखंड नहीं है, यह सचमुच आंतरिक पीड़ा से गुजर रही है। तो तुम किसके साथ रहना पसंद करोगी? नहीं जानती, आप कुछ कहें। पूछना नहीं चाहिए, फिर भी पूछती हूँ। गलती अधिक किसकी रही? यदि कहे तो गलती पापा की अधिक रही। मम्मी अपनी जगह सही होती थी। वे पापा से अधिक सक्षम और शानदार पर्सनालिटी की है। यह बात पापा को बर्दाश्त नहीं होती थी। वे अक्सर मम्मी को अपमानित कर देते थे। तब मुझे भी लगता था कि मम्मी इतना अपमान सहन क्यों करती है। अब लगता है जैसे भी थी वही जिंदगी अच्छी थी। तब मुझे भी लगता था कि माँ का टैलेंट और एनर्जी का पूरा उपयोग होना चाहिए। पर अब सोचती हूँ कि अपना काम छोड़कर माँ के घर में रहती तो शायद उनमें तलाक ना होता। दीदी, आप मुझे स्वार्थी कह लीजिए, पर मैं जिस मानसिक तनाव से गुजर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। तब हम तीनों एक घर में रहते थे, अब दो घर है। जो घर कभी हम तीनों को था अब पापा का घर हो गया। मम्मी छोटे से घर में चली आई। कभी हमारा किचन भरा पूरा होता था, वह भरा पूरा किचन पापा के घर में छूट गया। छुट्टियों में मैं कभी माँ के घर में रहती हूँ तो कभी पापा के घर में। अब तय करना है कि किस घर में रहूँ। लगता है जो भी फैसला लूंगी गलत होगा, जो नहीं लूंगी गलत वह भी होगा। दो गलत फैसलों में एक को चुनना है। आप बताएं मैं क्या करूं? मैं दोनों के साथ रहना चाहती हूं। मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। मैं दोनों से प्यार करती हूं। वे आपस में जो भी है मुझे दोनों प्यार करते हैं, बल्कि अपने पक्ष में करने के लिए दोनों आवश्यकता से अधिक पैसे भेजते रहते हैं। मैं घमंड में भरी रहती थी कि मैं कितनी खास हूँ। अब अलग लग रहा है कि मुझे कठिन परिस्थिति में डाल दिया गया है। तो यह इसके असहिष्णु होते हुए विद्रोही होते न जाने की वजह यह सचमुच कठिन स्थिति से गुजर रही है, जबकि दोष इनका नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले इसके माता पिता आपसी शत्रुता में डूबे रहे और जानना ही नहीं चाहा कि इसके विकास क्रम में क्या बाधा आ रही है। चिड़चिड़ी इतनी हो चुकी कि दूसरों को खुश और सुखी देखकर क्रूर होने लगती है। इस वक्त कोई इसे देखे तो जाने कि इसकी क्रूरता के पीछे कैसी दीनता छिपी है। संध्या, इस स्थिति में तुम्हारे मम्मी पापा खुश हैं? जया देख रही थी। दूसरों को परेशान करने वाली लड़की कितनी परेशान लग रही थी। तुमने क्या सोचा है? सोचते हुए डर लगता है। दीदी, आप मेरी मदद करें। आज रात शांत मन से सोचना, दोनों में जो सही लगे उसके साथ रहने का फैसला कर लेना आसान नहीं है। मेरे फैसले से किसी एक की जो हार होगी उसकी कल्पना डराती है। सच कहूँ तो हाँ, मैं दोनों से किसी एक के साथ नहीं रहना चाहती। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मैं ऐसा सोचती हूँ। मेरा कोई भाई या आपकी जैसी अच्छी दीदी होती तो मैं उनके साथ रहने का फैसला करती, या फिर हम दो एक एक में बट जाते। न माँ हारती न पापा, पर शायद माँ को फुर्सत नहीं थी कि एक और बच्चे को जन्म देने और पालने की। कुछ पल की खामोशी। संध्या भीतर के भाव से जूझ रही थी, जबकि जया समझ नहीं पा रही थी उसे किस तरह सांत्वना दे। संध्या, तुम इतनी अच्छी बातें करती हो, मुझे नहीं मालूम था। आपने तो मुझे सिरफिरी समझा होगा। कांति मुझे यही कहती है ना, सिरफिरी, आवारा, रईस की औलाद, जो भी कहे। पर दीदी, मैं ऐसी नहीं थी।
नहीं अबू, बस कांति को सुखी देखकर न जाने मुझे क्या हो जाता है, बल्कि जब से आपसे मिली हूँ तब से मुझे कुछ हो गया है। मुझे लगता है कि काश आप कांति की नहीं मेरी दीदी होती, मेरी देख रेख करती जैसे कांति की करती है। नमस्कार जी, आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।